हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज द सम ऑफ वेरियस एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कि सफलता जो है अलग अलग प्रयास जो हम रिपीटेडली करते हैं, हर दिन दोहराते हैं, उनका एक मिश्रण है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने केवल इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से सफलता हासिल करी। ठीक है, ये चीज़ हम कभी भी नहीं कह सकते। यानी कि सफलता हासिल जो होती है वो बहुत सारे अलग अलग प्रयत्नों का, अलग अलग प्रयासों का एक समावेश है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। Climate change has led to a rise in temperature and humidity। बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों में ही राइज हो रहा है। बट द ग्रोइंग अर्बन स्प्रॉल हैज़ ऑल्सो प्लेड अ रोल इन हीटिंग अप इंडियन सिटीज़। तो बोल रहे हैं कि जो बढ़ता हुआ अर्बन स्प्रॉल मतलब फैलाव है, हैज़ ऑल्सो प्लेड अ रोल, इसने भी हीटिंग इंडियन शहरों को हीट अप करने में अहम भूमिका निभाई है। इवन एज लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री स्वेल्टर मतलब झुलसना इन अ ब्रूटली हॉट समर, बहुत ही गंभीर हॉट समर, निर्दय हॉट समर से जूझ रहे हैं विद प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स, और जिसमें हीट वेव्स जो है बहुत लंबी खिंच चुकी हैं। अ रिसेंटली पब्लिश्ड रिपोर्ट शोज दैट राइजिंग टेम्परेचर्स इज नॉट द सोल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द हीट स्ट्रेस बीइंग एक्सपीरियंस्ड इन अर्बन इंडिया। तो अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बताती हैं कि जो राइजिंग टेम्परेचर है वो केवल कंट्रीब्यूटिंग कोई फैक्टर नहीं है हीट स्ट्रेस का, हीट को बढ़ने का, बल्कि बीइंग एक्सपीरियंस जो कि हम शहरों में, हिंदुस्तान के शहरों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बल्कि और भी कुछ फैक्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार द एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट ऑफ द समर मंथ्स इन चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता एंड हैदराबाद। बोल रहे हैं डिस्कम्फर्ट यानी कि असुविधा, जो बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है समर के महीनों में चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद जैसे शहरों में ओवर द लास्ट 2 decades, पिछले 2 दशकों यानी कि पिछले 20 सालों में, इज कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर टेम्परेचर। ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हुआ है, जैसे कि एयर टेम्परेचर हो गया, लैंड सरफेस टेम्परेचर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, एज वेल एज रैपिड इंक्रीज इन बिल्ट अप एरियाज। बिल्ट अप एरियाज क्या होता है? जितनी जगह को घेरा जा रहा है, जहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस वगैरह की जा रही है वो, एंड कॉन्क्रीटाइजेशन, और कितना वहाँ पे सीमेंट, रेता, बजरी ये सब लग रहा है। इट पोजेस अ ग्रेव रिस्क टू लाइफ। अब ये लाइफ हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है, स्पेशली अमंग वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक द एल्डरली, बेबी, प्रेग्नेंट विमेन, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पहले ही रिस्क पर होते हैं, जैसे कि बुजुर्ग लोग, बच्चे या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं। दोज हु लिव इन स्लम्स एंड वर्क आउटडोर्स, और वो खास तौर पे वो लोग जो स्लम्स इलाकों में रहते हैं या फिर अब आप बाहर जाके काम करते हैं, उन लोगों के लिए खतरा है। दिस इज द 3rd straight year of severe heat waves in India। ये लगातार तीसरा साल है जब हीट वेव्स बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई हैं हिंदुस्तान में, विच हैव बीन फार लॉन्गर, ओवर 10 days लॉन्ग, जो कि ज़्यादा लंबी भी हो रही हैं, यानी कि 10 दिन से ज़्यादा का समय तक चल रही हैं हीट वेव्स। दिस टाइम दैन द यूजुअल 4 to 8 days। और कब की बात करें? इस बार की बात करें कि इस बार ये ज़्यादा लंबी भी हुई हैं, साथ साथ में सीवियर तो पिछले 3 साल से हो रही हैं, पर इस साल ज़्यादा लंबी भी हुई हैं, 10 दिन से के ज़्यादा समय हो गया है, जो कि आमतौर पे 4 से 8 दिन की होती है। थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर्स हैव शॉट अप। अब क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब ये क्लाइमेट चेंज का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, बट उसको रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो बहुत बढ़ चुके हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, एज हैज़ ह्यूमिडिटी, और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत बढ़ चुकी है। बट एज द CSC रिपोर्ट पॉइंट्स आउट, लेकिन जैसा कि CSC रिपोर्ट बताती है, द इफेक्ट ऑफ दिस
द मॉइस्चर इन द एयर कीप्स स्वेट फ्रॉम एवेपोरेटिंग फास्ट इनफ। पूरे इसके प्रभाव स्वरूप जो हवा में नमी होती है, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी, बरसात का जैसा मौसम होता है तो उस टाइम पे बरसात हो रही होती है तो वातावरण में, एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है, आपको स्वेटिंग होती है लेकिन वो स्वेटिंग जाती नहीं और आपकी बॉडी पे चिप 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 रहती है और कपड़ों से भी अजीब सी स्मेल सी आती है। क्यों? क्योंकि वो कपड़ों से मॉइस्चर पूरी तरीके से जाता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हवा में भी नमी है तो वो नमी कितना कर सोख लेगी, है ना, कितना से अब कितना कर सोख करेगी, तो वो वहाँ पे बना रहता है। सेम वे से बोल रहे हैं कि ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है, तो CSC की रिपोर्ट के अनुसार ये पॉइंट आउट किया गया कि इसके परिणाम स्वरूप जो मॉइस्चर है हवा में, उसकी वजह से स्वेट जो है इवेपोरेट नहीं हो रहा जल्दी से, मेकिंग इट सीम इवन हॉटर दैन इट एक्चुअली इज, जो कि इसको और ज़्यादा गर्म बना देता है, जितना वाकई में गर्म है उससे भी ज़्यादा गर्म बता देता है। इस कंपाउंडेड बाय अदर फैक्टर्स, और इसके साथ में और एक फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जिससे ये और बढ़ जाते हैं, इंक्लूडिंग चेंजेस इन द लैंड यूज एंड द ग्रोइंग अर्बन स्प्रॉल, जिसमें क्या शामिल है, जो हम ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो परिवर्तन आया है कि ज़्यादा हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्रीनरीज को कम किए जा रहे हैं, ग्रीन एरियाज़ को कम किए जा रहे हैं, और अर्बन स्प्रॉल यानी कि जो फैलाव है अर्बन सिटीज़ का वो बढ़ता जा रहा है, तो इन सब की वजहों से भी ये चीज़ इफ़ेक्ट हो रही है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, इसकी वजह से एक अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो गया है, जो कि एक तरह का फिनोमेना है जो अर्बन एरियाज़ में देखा जाता है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में जब हीट पड़ती है तो बिल्डिंग्स कंक्रीट की ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती हैं, ठीक है, उनके अंदर हीट ट्रैप हो जाती है, फिर हमारे इतने सारे विंडोज़ वगैरह लगे हैं, ठीक है, और बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी उनमें कांच का कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो वो वापस से हीट ट्रैप होकर डबल हीट एक ही जगह पे पड़ती रहती है, धरती पे हमारी और ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, तो ये है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। द ट्रैपिंग ऑफ हीट ड्यू टू डेंस concentration of buildings, paved roads and other surfaces made of materials like concrete, glass and steel results in higher temperatures in city centers than in the outlying areas। यानी कि ये क्या है, ये एक फिनोमिनन है जिसमें हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है, फंस के रह जाती है, क्योंकि बहुत घनी घनी आबादी है, बहुत घनी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, रोड्स जो है वो पक्के हैं, पेव्ड हैं, उसके अलावा जो हमारी बिल्डिंग सर्फेसेज हैं वो या तो कॉन्क्रीट की, ग्लास की, स्टील की, ऐसी चीज़ों की बनी होती है जो कि जल्दी गर्म हो जाती है और जिनके अंदर हीट ट्रैप होकर रह जाती है, ठीक है। इसकी वजह से सिटी के सेंटर वाले इलाकों का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म होता है एज कम्पेयर टू सिटी के बाहर वाले इलाकों का, ठीक है। One alarming consequence of this is that summer nights now offer little respite from the searing heat of the day। अब पहले क्या होता था कि दिन में झुलसाती धूप होती थी, लेकिन रात के टाइम पे आपको उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता था कि रात को चलो फ़ैन चला दिया, हवा आ गई ठंडी ठंडी, लेकिन अब अगर रात को फ़ैन चलाते हैं तो फ़ैन भी गर्म हवा देता है, राइट, ऐसा लगता है कि ऊपर सीलिंग की सारी तपिश जो है वो आपके ऊपर आ गई है। तो बोल रहे हैं कि इसका बहुत भयानक जो एक अलार्मिंग चिंताजनक कॉन्सिक्वेंस हुआ है वो ये कि समर नाइट्स जो हैं वो अब ज़्यादा हमें रिस्पाइट नहीं देती, यानी कि ज़्यादा हमें राहत नहीं देती इस चिलचिलाती धूप से, चिलचिलाती गर्मी से, दिन भर की जो चिलचिलाती गर्मी होती है उससे ज़्यादा राहत नहीं मिलती है हमें रात के समय में। विद सिटीज़ अक्रॉस क्लाइमेटिक जोन्स नॉट कूलिंग डाउन एट द रेट दे वंस डिड, और जो सिटीज़ हैं क्लाइमेटिक जोन्स के अराउंड में, इर्द गिर्द में, वो उतनी तेज़ी से अब ठंडी नहीं होती जितनी वो पहले होती थी। दिस इज़ अ सीरियस कॉज फॉर कंसर्न एज द हीट स्ट्रेस कंटिन्यूज टू बिल्ड। ये बहुत एक गंभीर मुद्दा है चिंता का, क्योंकि जो हीट स्ट्रेस है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हीट रिलेटेड इलनेस एंड इवन डेथ, जिसकी वजह से हीट से जुड़ी हुई बीमारियां जो है उनका रिस्क बढ़ रहा है और लोगों की मृत्यु तक होने के खतरे बढ़ रहे हैं। All these factors would need to be taken into consideration for relief measures to be effective। तो इन सभी पहलुओं पे हमें ध्यान देना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि कोई भी रिलीफ के लिए हम अगर कदम उठाएं और वो प्रभावशाली हो, तो इन सभी मेजर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। While more than 20 states have worked with the NDMA to create heat action plans, पूरे जहाँ 20 से भी ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो NDMA के साथ में काम कर रहे हैं हीट एक्शन प्लान्स बनाने के लिए। मोस्ट रिमेन ऑन पेपर, लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो प्लान्स हैं वो कागजी कार्रवाई बन के रह चुके हैं, ठीक है, यानी कि हकीकत में नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हुए,
राइट, वो सिर्फ पेपर पे ही रह गए प्लान। They are hampered by a lack of funding, granularity and sustainable vision for transformation. इनको बाधित करना, hampered मतलब बाधित करना, किस चीज़ से बाधित होते हैं ये? फंडिंग से, कि इनको फंडिंग नहीं मिलती। ग्रैन्युलरिटी मतलब विस्तार, एकदम डिटेल, इन डिटेल चर्चा, ठीक है। तो वो हो गया ग्रैन्युलरिटी, यानी कि बारीकियाँ उसकी, कि इन डिटेल की हम क्या क्या प्लानिंग करेंगे, फर्स्ट हम ये कदम उठाएंगे, सेकंड हम ये कदम उठाएंगे, थर्ड हम ये कदम उठाएंगे, तो ये चीज़ उसमें क्लैरिटी नहीं है। और सस्टेनेबल विजन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसमें ज़्यादा स्थायी टिकाऊ ट्रांसफॉर्मेशन का कोई विजन नहीं है। देयर इज़ अ growing consensus among experts that city-specific management plans which take into account local factors are a far more effective response to heat waves. बोल रहे हैं कि ज़्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अंदर एक बढ़ता हुआ कंसेंसस, यानी कि एक मत, सर्वसम्मति है कि भाई हमें हर एक सिटी के स्पेसिफिक, मतलब जैसे कि मान लो चंडीगढ़ के लिए आप प्लान बना रहे हो तो आप चंडीगढ़ को ध्यान में रखते हुए बनाओ। अगर आप इंदौर के लिए बना रहे हो तो इंदौर को ध्यान में रखते हुए बनाओ। अगर आप बेंगलुरु के लिए बना रहे हो तो वहाँ को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आप एक जनरल प्लान बना के सभी सिटीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दोगे तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है किसी इलाके में ग्रीनरी ज़्यादा है, किसी इलाके में पानी ज़्यादा है, किसी इलाके में पानी की तंगी है, किसी इलाके में पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो किस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा, वो सिटी स्पेसिफिक होना चाहिए, विच जो कि ध्यान में क्या रखता है, अगर सिटी स्पेसिफिक बनाए तो लोकल फैक्टर्स को वो ध्यान में रखेगा, वो जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे अगर हमें हीट वेव्स को कम करना है प्रभावशाली ढंग से। सच प्लान्स should prioritize green spaces and water bodies and target all heat generators. बोल रहे हैं कि ऐसे जो प्लान्स हैं इनको क्या क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए, यानी कि प्रायोरिटाइज मतलब सबसे ऊपर रखना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ग्रीन स्पेसेस को, यानी कि आपको पेड़ लगाना है, हर एक सोसाइटी में गार्डन होना चाहिए, उस गार्डन में पर्टिकुलर इतनी संख्या ऑफ प्लांट्स होने चाहिए, ट्रीज होने चाहिए, ठीक है। वाटर बॉडीज़ बढ़ाने हैं, वाटर बॉडीज़ यानी कि आपके आसपास के इलाकों में पानी के स्रोत होने चाहिए। अब टंकियों में तो घर की सबकी पानी भरा हुआ है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, आसपास में वाटर बॉडीज़ होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी हीट जनरेटिंग फैक्टर्स हैं जैसे कि व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़, कॉन्क्रीट सर्फेसेस, इन सब को टारगेट करना चाहिए। जैसे कि एन एग्जाम्पल इज़ अहमदाबाद स्कूल रूफ प्रोग्राम, जैसा कि उदाहरण के तौर पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर की वजह से हीट जनरेट होती है, तो उसमें क्या किया, अहमदाबाद में कूल रूफ प्रोग्राम चलाया गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम ढांचे बना सकते हैं विच ऑफर्स एन अफोर्डेबल सोल्यूशन फॉर अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल सोल्यूशन है। अफोर्डेबल मतलब सस्ता सोल्यूशन है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने के लिए। अलॉन्ग विथ इमरजेंसी स्टेप्स टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग अ हीट इवेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैन कीप cities from heating up excessively and save lives. तो अगर हम अब इमरजेंसी के मौके पे कुछ स्टेप्स उठाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि हीट इवेंट्स से बचा जा सके, उससे बेहतर होगा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके इन शहरों को हीटिंग अप यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली हीट अप होने से बचाया जाए, रोका जाए और कई सारी ज़िंदगियां बचाई जाएं। क्योंकि देखो हम लोग अपने घरों में एसी वगैरह चला लेंगे, लेकिन जो एक किसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहा व्यक्ति है, बहुत गरीब परिवार का या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से आता कोई व्यक्ति है, वो हो सकता है एसी ना ही अफोर्ड कर पाए, राइट। उसके लिए एसी बहुत बड़ी बात हो, उसमें उसकी 10 और ज़रूरतें पूरी हो जाएं, तो वो लोग फिर कैसे इसको जिएंगे। तो बेहतर यही होगा ना कि हम, और वैसे भी एसी कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, एसी से ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप होती हैं और जो हमारे एक ओजोन लेयर है वो डिप्लीट होती है एसी की जो हवा है उसकी वजह से। तो बेहतर तो ये होगा कि एसी कम से कम इस्तेमाल किए जाए। तो अगर हम टाउन प्लानिंग इस तरीके से करें, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करें जिनसे कि ज़्यादा कुछ ग्रीनरी हो, ठंडा रहे पूरा शहर, तो कितना बेहतर होगा, राइट। तो ऐसे कदम उठाने चाहिए।
ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज। पैसेज की टोन क्या ऑप्टिमिस्टिक है? तो देखो गर्मी बढ़ रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, शहरों में विकास तो हो रहा है लेकिन उसकी वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ें भी झेलनी पड़ रही हैं। तो क्या ये कोई भी ऑप्टिमिस्टिक बात है? नहीं ना, पूरे पैसेज में कहीं भी कोई भी ऑप्टिमिस्टिक बात नहीं है। अलार्मिस्ट, अब देखो चिंता उनने ज़रूर जाहिर करी है, लेकिन चिंता जाहिर करते हुए भी उनने सॉल्यूशंस बताए हैं, उनने इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, कि हाँ इन चीज़ों से चिंता हो सकती है बट उसके सॉल्यूशन मौजूद हैं अगर हम करना चाहें तो, ठीक है, और कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ प्रोग्राम्स करके उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो अलार्मिस्ट हम नहीं कह सकते। इन्फॉर्मेटिव, बिल्कुल सही, इन्फॉर्मेशन दी गई है, प्रोज कॉन्स बताए गए हैं, अभी क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। इनडिफरेंट, तो इनडिफरेंट तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसका इफेक्ट पड़ रहा है वल्नरेबल ग्रुप के ऊपर और उसके वो काफ़ी चिंता का विषय है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज की मेन थीम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन रूरल एरियाज इन इंडिया। तो यहाँ पे अर्बन एरियाज की बात की गई ना कि रूरल एरियाज की, तो इनकरेक्ट है। द रीज़न बिहाइंड इंक्रीजिंग अर्बन टेम्परेचर्स एंड पोटेंशियल सोल्यूशंस, बिल्कुल करेक्ट है। अर्बन टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है उसी के बारे में बात की गई ना, तभी तो अर्बन आइलैंड हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात की गई, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द समर मंथ्स इन इंडियन सिटीज अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट। फॉर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन से मुख्य कारण है जिनकी वजह से हिंदुस्तान के शहरों में जो डिस्कम्फर्ट है समर की वजह से वो बढ़ रहा है? तो उन्होंने बताया कि भाई बिल्टअप एरिया में इंक्रीज हो रहा है रैपिडली, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, यानी कि बिल्डिंग स्पेसेस बन रही हैं रोज़ के रोज़, तो उसकी वजह से ये हो रहा है। द प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स लास्टिंग ओवर 10 days, तो वो इसी का कारण है ना। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। द रैपिड इंक्रीज इन बिल्टअप एरियाज एंड कॉन्क्रीटाइजेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द राइज इन एयर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the urban heat island effect and why is it a concern for Indian cities as per the passage? जो urban heat island effect क्या होता है और क्यों वो हिंदुस्तान के शहरों के लिए एक मुसीबत है? तो वो एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर जो हीट है वो अर्बन सिटीज़ के अंदर ट्रैप हो जाती है, खासतौर पर शहर का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है उसमें। क्यों? क्योंकि उसके आसपास में बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं जो कि कांच से बने हैं, कंक्रीट से बने हैं, अब स्टील से बने हैं, आयरन से बने हैं और वो जल्दी हीटअप हो जाते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू ट्रैपिंग ऑफ हीट इन अर्बन सेंटर्स रिजल्टिंग इन हायर टेम्परेचर्स दैन सराउंडिंग एरियाज पोजिंग हेल्थ रिस्क, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज Which of the following can be inferred about city specific management system? तो जो हमने एक बात कही थी ना कि भाई शहर के अनुरूप, उनकी ज़रूरतों के अनुरूप जो है प्लानिंग की जानी चाहिए, तो उसके बारे में हम क्या समझ सकते हैं पैसेज से? तो ये बताया गया कि अगर इस तरीके की प्लानिंग की जाएगी तो वो किसी भी पर्टिकुलर शहर जिसके बारे में प्लानिंग की जा रही है उसकी ज़रूरतों, उसकी परेशानियों, उसके पास में क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे की जाएगी, जो कि ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती हैं। दे आर लेस इफेक्टिव दैन स्टेट वाइड प्लान्स बिकॉज दे डू नॉट एड्रेस हीट वेव्स कॉम्प्रिहेंसिवली, इनकरेक्ट है। दे प्रायोरिटाइज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ओवर एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस, इनकरेक्ट है। They focus on local factors and specific heat generators making them more effective in managing heat waves, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पैसेज दिया गया है क्लॉज टेस्ट के लिए, ठीक है, हमने फिल करने। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टेकन एन डैश व्यू ऑफ 2 फंडामेंटल राइट्स, तो उन्होंने एक विस्तृत व्यू हो सकता है, अपने आप से इंडिपेंडेंट व्यू हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन करिए, किसके ऊपर? 2 फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो कि मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। राइट टू इक्वालिटी पहला है, राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। टू डैश द नीड टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हो सकता है,
फ्रॉम क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ठीक है, यानी कि जिसके अंदर में क्या मेंशन किया गया है कि हमें ज़रूरत है जिंदगियों को और नौकरियों को बचाने की, ठीक है, लोगों के लाइवलीहुड यानी कि जिसके बेसिस पे वो अपना जीवन यापन करते हैं उसको बचाने की। किससे बचाना है? क्लाइमेट चेंज से बचाना है। वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे कठोर, सबसे मुश्किल और सबसे डरावना ग्लोबल चैलेंज बना हुआ है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोर्ट्स वर्डिक्ट्स डिलीवर्ड ऑन March 21, इसकी महत्वता, जो कोर्ट का फैसला आया है जो कि 21 मार्च को आया, अपलोडेड ऑन सुप्रीम कोर्ट्स वेबसाइट ऑन सैटरडे, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को सैटरडे को डाला गया, कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते कि उनने ज़्यादा ही इसके ऊपर तवज्जो दे दिया, वो बिल्कुल सही है अपनी जगह, ठीक है। एविडेंस फॉर वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियंस टू क्लाइमेट चेंज डैश माउंटिंग बाय द डे, बोल रहे हैं जो एविडेंस मिल रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी जो क्लाइमेट चेंज के कितने प्रभाव में है, उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितने खतरे में है, ये क्या हो रहे हैं, आर माउंटिंग बाय द डे, यानी कि बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टेकन एंड डैश व्यू एक्सक्लूसिव मतलब बहुत ही विशेष, इंक्लूसिव मतलब सबको सम्मिलित करना, एक्सपेंसिव का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, और इंटेंसिव मतलब बड़ा कठोर। तो यहाँ पे उनने एक्सपेंसिव व्यू लिया है ना, सो ऑप्शन सी एक्सपेंसिव इज करेक्ट। एन एक्सपेंसिव व्यू ऑफ टू फंडामेंटल राइट्स डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्टेन्ड मतलब वहां से हासिल की गई, एनश्राइंड मतलब जो वहाँ पे महत्वपूर्ण कही गई हैं, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको महत्वपूर्णता दी गई है। एनलाइटेंड मतलब किसी का बड़ा ही ज्ञान प्राप्त कर लेना, और इंक्लाइंड मतलब किसी प्रति झुकाव, ठीक है, तो यहाँ पे एनश्राइंड की बात की गई है जिसको बहुत महत्व दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उन राइट्स की बात की गई है। राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 टू डैश द नीड टू प्रोटेक्ट, टू आगे देखते हैं बेसलाइन का मतलब क्या होता है, आधार रखना, अंडरलाइन मतलब हाईलाइट करना, हार्ड लाइन मतलब सख्त रुख अपनाना, एंड स्ट्रीमलाइन मतलब इजी बनाना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है उसको अंडरलाइन किया गया ना, रेखांकित किया गया है, तो ये क्या करता है, अंडरलाइन द नीड टू प्रोटेक्ट लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, और किससे प्रोटेक्ट करना है, लाइवलीहुड्स डैश क्लाइमेट चेंज ऑन द ईव मतलब एक संध्या पहले, कोई भी ओकेजन होना उससे एक पूर्व संध्या पे, ठीक है। दैट इज अ बिग इफ, यानी कि कुछ संदिग्ध होना, कुछ चीज़ के आपको सस्पिशन है, हो सकता है नहीं हो सकता है। फॉर इंस्टेंस यानी कि उदाहरण के तौर पे, इन द फेस यानी मतलब चुनौती, जो कि बड़ी चुनौती क्या है, क्लाइमेट चेंज, सो इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। एविडेंस फॉर द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियंस टू क्लाइमेट चेंज डैश माउंटिंग बाय द डे, तो बहुत सारे होंगे तो एविडेंसेस होगा, लेकिन यहाँ पे एक एविडेंस की बात कर रहे हैं कि जो भी इसका परिणाम है, इसके जो सबूत हैं, ठीक है, वो मिल रहे हैं। तो एविडेंस इज माउंटिंग बाय डे, क्योंकि सिंगुलर है एविडेंस, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेक द व्हील्स, अब इसको पैसिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। टेक द व्हील्स जो ईडियम है इसका मतलब होता है कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो भी परिस्थिति है आप उसको अपने कब्जे में लो, उसके कंट्रोल में रहो, ठीक है, अपने कंट्रोल में लो। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि यू टेक द व्हील्स, दैट मीन टेक द व्हील्स मतलब तुम, उस वो व्यक्ति सामने खड़ा है उसको आप बोल रहे हो कि यू टेक द व्हील्स, तुम लो, ठीक है। तो यू जो है वो हिडन है यहाँ पे, यानी कि लेट, अब पैसिव वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, यू टेक द व्हील्स, तो बाद में क्या बोलेंगे, लेट द व्हील्स बी टेकन बाय यू, लेट द व्हील्स टेक यू, व्हील्स तुम्हें नहीं लेंगे, ठीक है, लेट यू टेक द व्हील्स, इनकरेक्ट है, लेट द व्हील्स बी टेकन बाय यू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप्ड बिसाइड अर्थ्स एटमोस्फेयर, तो अर्थ के एटमोस्फेयर के बगल में नहीं वो ट्रैप होते, वो अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर ट्रैप होते हैं, ठीक है, सो ट्रैप्ड इनसाइड ना कि बिसाइड, ऑप्शन ए ट्रैप्ड इनसाइड इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, अरेंजमेंट किसी चीज का प्रबंध करना, जेपर्डाइज किसी चीज को तब खत्म करना, खराब करना, करप्शन मतलब रिश्वतखोरी वगैरह, और रेमिशन
यानी किसी चीज में कमी आना। तो रेमिशन के स्पेलिंग होते हैं REMISSION। तो यहाँ पे डबल M लिखा है जो कि इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट बिकॉज द स्पेलिंग आर इनकरेक्ट। While driving his car, he applied brakes in time to save himself and his family from accident। अब underlined word के स्पेलिंग चेक करना है। देखो ये जो ब्रेक है BREAK ब्रेक यानी कि तोड़ना, ठीक है, तोड़ना, चाहे 2 टुकड़े हों, चाहे 4 टुकड़े हों, चाहे 10 टुकड़े हों, लेकिन उसको तोड़ना, लाइक राइट। लेकिन जब हम गाड़ी के ब्रेक्स की बात करते हैं तो उसकी स्पेलिंग होती है BRAKES ब्रेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ही अप्लाइड ब्रेक्स, उसने तोड़ना ब्रेक अप्लाई नहीं किया होगा, तोड़ने को लगाया नहीं होगा, उसने ब्रेक्स लगाए होंगे, ठीक है, जिनसे गाड़ी रुकती है। सो ऑप्शन बी ब्रेक्स इज करेक्ट। जार्गन, जार्गन का हमें सिनोनिम बताना है। जार्गन का मतलब क्या होता है? जार्गन कुछ ऐसी शब्दावली होती है जो आप जिससे अपने फ्रेंड्स के बीच में यूज करते हैं। जैसे कि मुन्ना भाई में वो बोलते हैं वाट लगा दे रहा है, तो वाट लगा दे रहा है मतलब आम जो लोग होंगे उनको नहीं पता होगा वाट लगा देना मतलब क्या है, लेकिन उनका तो ये जार्गन है, उनकी तो आपस की बीच की बात है। कई सारे लोगों को जिनको समझ में आता है उनको पता है वाट लगा देना मतलब कि परेशान कर देना, तंग कर देना, ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रबल में डाल देना, राइट। तो वो क्या हो गए? एक तरीके के स्लैंग वर्ड्स हो गए, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन है स्लैंग। स्लैंग मतलब भी बोलचाल की एक भाषा। वर्बोसनेस, वर्बोसनेस मतलब बहुत ज्यादा जिनके पास शब्द है, यानी कि जो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है। फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मतलब औपचारिकता। एलोक्वेंस यानी कि अगेन बहुत ज्यादा लिखने में या बोलने में बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए स्लैंग इज द सिनोनिम फॉर जार्गन। If things were not going to be normal after the pandemic, mankind will have to accept the new normal। अब ये फ्यूचर की बात बोल रहे हैं कि अगर स्थिति सामान्य नहीं होती है पेंडेमिक के बाद में तो हम मनुष्यों को यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही सामान्य है, ठीक है, यानी कि कोविड ही सामान्य जीवन है हमारा, ये उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पास्ट की घटना तो नहीं ना, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इफ थिंग्स वर नॉट नॉर्मल थोड़ी आएगा, वर्ड तो पास्ट में आता है। इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग नॉर्मल, गोइंग टू बी नॉर्मल होगा, ठीक है, वर्ड की बजाय क्या आएगा? आर। तो यहाँ पे आफ्टर द पेंडेमिक हैव टू एक्सेप्ट इफ थिंग्स वर, ऑप्शन सी में एरर है, वर्ड की बजाय क्या आएगा? आर आएगा। लेट मी बाय एन एक्सपेंसिव बैग फॉर माई फ्रेंड। मुझे अपने दोस्त के लिए एक एक्सपेंसिव बैग खरीदने दो। तो इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लेट, ठीक है। अब पहले तो मी सब्जेक्ट था, वो क्या कर रहा था? बाय कर रहा था। क्या बाय कर रहा था? एन एक्सपेंसिव बैग बाय कर रहा था, ठीक है। तो अब एन एक्सपेंसिव बैग हमारा सब्जेक्ट होएगा। लेट एन एक्सपेंसिव बैग, बाय पहले करने की बात करते ना कि मुझे करने दो, तो अभी भी वो करने की बात करेंगे। बी बॉट बाय मी फॉर माई फ्रेंड। आई रिक्वेस्ट से नहीं आएगा, एन एक्सेसिव नहीं आएगा। लेट एन एक्सपेंसिव बैग वॉज बॉट। लेट जो है फ्यूचर की बात है, वॉज जो है पास्ट की बात है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इनकरेक्ट है। लेट एन एक्सपेंसिव बैग बी बॉट बाय मी फॉर माई फ्रेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Your career is now completely obsolete। obsolete यहाँ पे मतलब obsolete का मतलब क्या होता है? जो विलुप्त हो चुका हो, जो नष्ट हो चुका हो, ठीक है, खत्म हो चुका हो। तो तुम्हारा करियर जो है अब लगभग completely क्या है? खत्म हो चुका है, अब वो बंद हो चुका है, वैलिड नहीं रहा, राइट। तो इसका मीनिंग कहाँ पर पता चलेगा? मूविंग लाइक अ वॉर्म। मूविंग लाइक अ वॉर्म का मतलब होता है धीरे से बढ़ना। एज डेड एज अ डोरनेल। डेड इवन, डेड इवन मतलब बराबरी करना। हैंगिंग बाय अ थ्रेड यानी कि बहुत नाजुक स्थिति में होना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एज डेड एज अ डोरनेल इज करेक्ट। ऑथर हैज सम स्ट्रेंज आइडियाज बट ऑन दिस ओकेजन आई एम इंक्लाइंड टू अग्री विद हिम। तो यहाँ पे इंक्लाइंड का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। बोल रहे कि ऑथर के आइडियाज बड़े विचित्र हैं, लेकिन इस वक्त मैं उनके इस विचार से सहमत हूँ, मैं उनकी तरफ झुकाव रखता हूँ, उनके इस विचार के प्रति मेरा कुछ रुझान है, राइट। इंक्लाइंड मीन्स इंटरेस्ट, रुझान। टेंडेड, टेंडेड मीन्स अगेन इंटरेस्ट, रुझान, ठीक है, उनके प्रति झुकाव होना। कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद। रिफ्यूज मतलब मना करना। कंस्पायर्ड
मतलब षड्यंत्र रचना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए टेंडेड इज करेक्ट। पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन है वाटर गिव्स इटसेल्फ अवे फॉर आवर एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस, कि पानी अपने आप को समर्पित कर देता है हमारे एग्रीकल्चर के लिए और बाकी यूजेस के लिए। ट्रीज गिव फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वुड, पेड़ पौधे क्या देते हैं, फूल पत्तियाँ, है ना, फूल देते हैं, फ्रूट देते हैं, लकड़ी हमें देते हैं। गिविंग सूट्स एन इंडिविजुअल विद द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, अगर हम किसी को कुछ देते हैं यानी कि देना, दान करना जो है निस्वार्थ भाव से, यानी कि मैं उसको कुछ दूं, किसी को कुछ दूं और मैं बदले में एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे कुछ दे, राइट, वो नहीं। एक आप निस्वार्थ भाव से कुछ दे रहे हैं ना अगर किसी को, तो वो आपकी वाइब्रेशन जो है, खुशी की लहर जो है, खुशी की जो वाइब्रेशन है, अब ये वाइब्रेशन का मतलब ये नहीं है कि कुछ शरीर में वाइब्रेशन होती है, नहीं, ये वाइब्रेशन जो एनर्जी है हम उसकी बात कर रहे हैं, कि जो एनर्जी है खुशी की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए। अनकंडीशनल गिविंग इज़ अ नेचुरल प्रिंसिपल, बोल रहे हैं हमारे नेचर का भी एक नेचुरल सिद्धांत है अनकंडीशनल गिविंग, निस्वार्थ भाव से कुछ देना। एंड एविडेंट एवरीवेयर इन नेचर, और विदित है, विदित मतलब दिखता है, दिखाई देता है, हर जगह पे इसका उदाहरण मौजूद है नेचर में। विच गिव्स अस सॉलिड लिक्विड्स एंड मिनरल्स, जो हमें सॉलिड्स देते हैं, लिक्विड्स देते हैं और मिनरल्स देते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये पूरा जो पैसेज है वो गिविंग, देने के ऊपर है, ठीक है। और देने का इंट्रोडक्शन कहाँ किया गया, ऑप्शन सी में किया गया, स्टेटमेंट सी में किया गया, जहाँ पे बोला गया कि देना जो है वो एक ऐसा भाव है जो किसी भी व्यक्ति की एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा हाई कर देता है, खुशी की एनर्जी को जो है बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो हमारा सी जो है फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और ये गिवन है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। देना सबसे ज़्यादा क्या है, उच्च भाव है जो कि आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है, आपकी वाइब्रेशंस को बढ़ा देता है। इसके बाद में बोला जा रहा है कि देना तो ठीक है, अनकंडीशनल गिविंग जो है वो नेचर का प्रिंसिपल है, नेचुरल सिद्धांत है और हमें हर जगह दिखाई देता है। होगा सेकेंड, अब कैसे दिखाई देता है, पानी अपने आप को त्याग कर देता है हमारे एग्रीकल्चर और बाकी ज़रूरतों के लिए, ठीक है। और पेड़ पौधे जो हैं वो हमें फूल पत्तियाँ फ्रूट्स वुड ये सब चीज़ें देते हैं। सो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। सो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, सी डी ए बी, सी डी ए बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। During the wedding ceremony, the bride seemed even quieter and more diffident than usual. तो बोल रहे हैं कि वेडिंग सेरेमनी के दौरान में जो ब्राइड थी वो बहुत ज़्यादा चुपचाप दिखाई दे रही थी और भी ज़्यादा जितना सामान्य तौर पे होती है उससे वो बहुत ज़्यादा डिफिडेंट। अब डिफिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास की कमी, है ना, शर्मीलापन, जैसे कि आप शाय हो, लेकिन वो शाय आप इसलिए नहीं कि आप शर्मा रहे हैं, वो आप शाय इसलिए क्योंकि आपको कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा वो चीज़ करने में, इसलिए आप शर्मा रहे हैं, राइट। कई बार होता है ना हमारे दिमाग में जवाब होता है किसी सवाल का, लेकिन हम कि पता नहीं सही होगा गलत होगा, मेरा कहाँ से सही होगा, ऐसे सोच के हम उसको मन में रख के बैठ जाते, तो वो शाइनेस थी उसके अंदर, डिफिडेंट था, ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट, उसको इंटरेस्ट नहीं था। बोल्ड इन अदर्स कंपनीज, दूसरों की कंपनी में ज़्यादा वो बेहतर समझती थी। गिविंग अ फॉल्स और मिसलीडिंग इंप्रेशन, उसका गलत इंप्रेशन जा रहा था। Shy due to lack of confidence, option D is correct. While he saw the bear, he ran to the nearest tree, dropping his gun and climbed to a safe place. जब वो बेयर को देख रहा था तब वो भागा, बेयर को देखते देखते तो नहीं भागा, वो बेयर को देखा, जैसे ही उसने बेयर को देखा तब वो भागा अपने सबसे पास के पेड़ पे, अपनी गन भी उसने ड्रॉप कर दी और वो पेड़ के ऊपर सेफ प्लेस के लिए चढ़ गया, ठीक है। तो व्हाइल की बजाय क्या गया, व्हेन ही सॉ द बेयर, जब उसने देखा। सो ऑप्शन ए व्हेन ही सॉ द बेयर इज करेक्ट। Capable of or adapted for turning easily from one to another of various tasks, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये क्षमता हो कि वो एक टास्क से दूसरे टास्क के अंदर स्विच कर जाए या अडेप्ट कर जाए इजीली अपनी फील्ड को, या कोई भी लाइफ में कोई भी नया एंडेवियर उसको आ रहा है उसको, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल। जो एक टास्क से दूसरे टास्क में स्विच कर जाए आसानी से उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। सो ऑप्शन ए वर्सेटाइल इज करेक्ट। टर्न कोट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो बड़ा ही दल बदलू है।
टैलेंटेड बड़ा ही प्रतिभाशाली है, फ्लेक्सिबल यानी कि बहुत लचीला है, तो यहाँ पे हम उस व्यक्ति को बोलते हैं वर्सेटाइल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयर आर डैश डेफिनेट वीकनेसेस इन देयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, अब इसका एंटोनिम बताना है। डेफिनेट मतलब स्पष्ट, क्लियर, और या फिर कहें सर्टेन, ठीक है, बिल्कुल साफ स्पष्ट। तो एंटोनिम क्या आएगा? अस्पष्ट, मोनोटोनस मतलब जो रिपीटेडली हो चीजें और बोरिंग हो जाए, ठीक है। सर्टेन मतलब सुनिश्चित, स्पष्ट। सटल मतलब बहुत तुच्छ, बहुत छोटी। और वेग मतलब अस्पष्ट, नॉन क्लियर, ऐसी रैंडम कुछ चीज, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी वेग इज करेक्ट। This will be most difficult of the adjustments we have to make because we have been used to spending a lot on guess. जब हम most लगाते हैं तो most एक superlative form में है, ठीक है। तो superlative form में अगर कोई चीज़ लिखी जा रही है तो उसके साथ में दी आएगा। most जब superlative form को बताने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्या आएगा? the most, ठीक है। यानी कि this will be the मोस्ट डिफ़िकल्ट ऑफ द एडजस्टमेंट, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट होगी जो हमें करनी पड़ेंगी अगर हमें स्पेंडिंग अ लॉट ऑन गेस्ट, अपने जो गेस्ट हैं उनके ऊपर कम खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस विल बी मोस्ट डिफ़िकल्ट, बी मोस्ट डिफ़िकल्ट की बजाय बी दी मोस्ट डिफ़िकल्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के पैसेज में इतना ही, सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।